व्यापारी शरण ले रहे थे, वहाँ कुछ भारत के पक्षधर लोग थे या वहाँ कुछ ऐसे विदेशी लोग थे जिनके प्रति गरीब जनता का विस्फोटक आक्रोश बड़े अरसे से चला आ रहा है या वो कि जो अवामी राम भरोसे अवामी लीग बीजेपी। के किसी नेता या उससे जुड़े कार्यकर्ता जी, का वो होटल था? ये भी तमाम सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। बिल्कुल, और ये सवाल मेजर जनरल एचके सिवाज साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। बार बार प्रोफेसर पंत ने भी और लेफ्टिनेंट जनरल ने भी ये सवाल उठाया कि अगर सेना के पास सब है अधिकार, तो चीजें डिटोरेट क्यों हो गई या होती जा रही, या जहां पे है वो कोई बहुत ऐसी पिक्चर है जहां पे कोई ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ अंडर कंट्रोल है चीजें। तो अगर ये स्थिति ऐसी बन रही है, तो सेना को और सेना के जो नियंत्रण जिनका पास पूरा आधिपत्य है, वो आखिर ऐसी सिचुएशन को काबू में क्यों नहीं पा रहे हैं? देखो, सच्चाई है प्रतीक, इसमें कोई शक नहीं कि जो अब तक जो सिचुएशन हुई थी उसके अंदर जमाते इस्लामी और आईएसआई का हाथ था। और जिस प्रकार से शेख हसीना एक बार चले गई और आर्मी ने ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड टेक ओवर कर दिया, इसके बाद तो उनको वायलेंस कंट्रोल करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आर्म फोर्सेस का भी फेलियर है। एक 5 स्टार होटल को जला दिया, 24 लोगों को उसके अंदर मार दिया। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि किस प्रकार से जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेज है वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। क्योंकि एक बार जब आर्मी टेक ओवर कर देती है सिचुएशन को, ये नहीं है कि इसने आर्मी ने टेक ओवर किया है, कोई मार्शल लॉ लगाया है, मगर वहां पर कर्फ्यू लगा रखा है। उग्रवादियों को या जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर शूट के ऑर्डर्स हैं। तो कैसे है कि अभी भी हिंसा फैली। देखो प्रतीक, आपने कहीं जगह दिखाया नहीं है कि 2 रात को हिंदू टेंपल जितने बर्बाद किए गए हैं और किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा टारगेट करके उनके ऊपर भी एक वायलेंस यूज किया। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आर्म फोर्सेस कंट्रोल नहीं कर पाई। क्योंकि हुआ क्या है कि जिस प्रकार से आपने लूज रोप दिया है जमाते इस्लामी और आईएसआई को, उनका जो टपका है वो बहुत बड़ा बढ़ गया है। वो 30 से 35% या 40% के करीब। और जबकि जमाते इस्लामी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी 1971 की लड़ाई के अंदर। वो रजकार थे, इसमें कोई शक नहीं। और वो आज आईएसआई के मिल कनेक्टिविटी का कुछ टेक्निकल इशू है। मैं एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन मैं शैलेंद्र के पास आना चाहता हूं। शैलेंद्र, अब मोटे तौर पे क्या है कि जो सिचुएशन बन रही है उसमें स्थिति सामान्य होने तक का इंतजार, आर्मी का कंट्रोल ऊपर, आर्मी का रिव्यू है, 18 लोगों का जो अंतरिम सरकार है उसको सौंपा जाए, किस तरह से सरकार चले, और ये तमाम सारी बातें होंगी। अब ऐसे मौके पे क्या पहला स्टेप? पहली बात तो ये है, दो पहलू है। पहला तो ये कि जो ये हालात बने हैं बांग्लादेश में, इसके पीछे क्या कोई विदेशी ताकत है या नहीं, अभी तक ये एस्टैब्लिश तो नहीं हुआ, लेकिन हिंट्स बहुत सारे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, सिचुएशन, उसमें तो कभी पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, क्योंकि देखिए, जो अब तमाम सारी कोई खुल के सामने आके बताएगा नहीं, लेकिन जो हिंट्स मैं आपको बता दूं, कुछ एक ऐसे फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट जो सामने आया है कि जो बांग्लादेश में जो भी हिंसा हुई उसको लेकर पाकिस्तान के एक जनरल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक डीपी बदला जिसमें हिंसा को बढ़ावा देने की बात की गई। दूसरी अहम बात ये, जो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले महीने बांग्लादेश की उस वक्त प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन गई थी। चीन में बात हुई थी कि चीन की तरफ से बांग्लादेश को $5 बिलियन दिए जाएंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ $100 मिलियन की बात की गई, और ऐसे में उनका 4 दिनों का दौरा था, वो तीसरे दिन ही वापस ढाका चले गए। यानी कि जो वादा चीन ने किया था वो पूरा नहीं हुआ। और इसके पिछले साल की बात करें तो भारत के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जो टॉप इंडस्ट्रिस्ट है, उनके साथ मुलाकात हुई थी शेख हसीना की। मुंबई में भी हुई थी, दिल्ली में भी वो आई थी। तो कहीं ना कहीं ये खींचतान की ना सिर्फ ये इंटरनल नहीं है, इसके पीछे फॉरेन फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके इशारे बहुत सारे हैं। लेकिन अब इसको सबसे पहले ये जो हिंसा है उसको काबू करना सबसे पहले जरूरी है, स्थिरता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और स्थिरता के बाद भारत का इंटरेस्ट इस पे है कि जो भी वहां पे सरकार है उससे साथ हमारी राब्ता कायम हो और उससे हमारी साथ चीजें कोऑर्डिनेट रिलेशंस हो। ये तमाम बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी इशारा कर रहे थे कि ये चीजें तो क्लियर हैं, लेकिन अब आगे का स्टेप क्या होंगे। ये देखिए, अगर हम भारत के हिसाब से बात करें तो भारत के बहुत से इंटरेस्ट बांग्लादेश में हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत ने वहाँ पर
जिनको ऑपरेट कर रहा है, जिनका कंस्ट्रक्शन काम अभी भारत कर रहा है, और क्योंकि पड़ोसी मुल्क हैं, कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम हैं। जी तो पुराने संबंध हैं, तो ऐसे में भारत भी चाहेगा कि वहां पे पहले स्टेबिलिटी आए। आज विदेश मंत्री जयशंकर भी ये बात बोल चुके हैं कि जो भी वहां पर सरकार आएगी तो उसके साथ भारत जो है वो संबंध बनाएगा, क्योंकि देखिए हमारे लिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है, आपसी संबंध जरूरी होते हैं, सरकार वहां पर किसी की भी आए। लेकिन ऐसे में पहला जो स्टेप सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख दिए जा सकते जी। हैं, और सारी चीजें एक किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं रह सकती। होता है। तो ऐसे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी सब देशों की लगभग तय होती है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। तो पहला ये है कि वहां पर जो हिंसा है उसको कैसे काबू किया जाए, आर्मी क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों लगातार वायलेंस वहां पे हो रही है, और खास तौर से जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं, जो वहां पे हिंदू कम्युनिटी है, और प्लस जो वहां पर करीब करीब 19,000 भारतीय, जिसमें से 9,000 स्टूडेंट्स हैं जहां तक मेरा अंदाजा है, जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। भारत का फिलहाल इंटरेस्ट इन दो स्पॉट्स पे है कि एक तो वहां पर स्थिरता है, दूसरा जो वहां पर माइनॉरिटीज है और जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं करीब करीब 19,000 लोग, हाँ। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाँ सुनिए, मोहम्मद अल मामून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मामून साहब, अगर आप बांग्ला भी बोलेंगे थोड़ी थोड़ी तो भी मैं कोशिश करेंगे हम लोग समझ लें थोड़ी बहुत बांग्ला, क्योंकि हिंदी ऐसा नहीं है कि आप अच्छी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छी हिंदी बोल रहे हैं और स्वागत है आपका। लेकिन अगर फ्लो में बात हो तो मैं ये जानना चाहता हूं अभी आप कहां पे, ढाका में मौजूद हैं या कहां से, किस शहर से बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज ये हम जानना चाहते हैं आपसे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सड़कों पे अभी क्या दिख रहा है आपको, जहां भी आप पहुंचे, ढाका में है तो किस एरिया में और क्या स्थितियां देख रहे हैं, और नॉर्मलसी को लेकर क्या वहां पे जो अखबार हैं या जो पत्रकार हैं, जो भी संपर्क है, क्या बातें हो रही हैं, और अगर आपके पास कोई जानकारी सरकार की तरफ से तो भी बताइए। आप बांग्ला में भी बोलेंगे थोड़ा तो भी আমি চেষ্টা করব। হ্যাঁ, চমৎকার করে আসলে বলতেই হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের যে সিচুয়েশনটা হয়েছে, সিচুয়েশনটা আসলে দীর্ঘদিনের একটি ষড়যন্ত্র, একটি ফসল। আপনারা দেখেছেন আজকে বাংলাদেশের আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন মহোদয় তিনি স্পষ্ট করে তিনি আজকে কিন্তু সে বাংলাদেশের পার্লামেন্ট তিনি ভেঙে দিয়েছেন। আমাদের আইসিটি যে বাংলাদেশের যে মন্ত্রী আছে তাকে আ আ সেই এয়ারপোর্ট থেকে তাকে আটক করা হয়েছে এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি হচ্ছে আজকে কিন্তু পার্লামেন্টে হামলা হয়েছিল। গত রাত্রে আপনার গণভবনে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবনে আগুন লাগিয়ে যেভাবে দেওয়া হয়েছে। একই সাথে দেখেছেন আজকে কিন্তু আপনার সে ৩টার পর থেকে সেনাবাহিনীর মধ্যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে কিন্তু বড় ধরনের একটি রদবদল হয়েছে। এটি কিন্তু আসলে এই যে আপনার যে আর্মি টেক ওভার আপনি যে ব্যাখ্যা দেন বা শেখ হাসিনা সে পদত্যাগ যে জি। করেছে, এর পিছনে যারা ছিল তাদের কিন্তু আজকে কিন্তু সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। আর্মির মধ্যে কিন্তু আর্মির হাই অফিসিয়াল আপনার রাইট জেনারেল, স্যার। লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল তাদেরকে কিন্তু আপনার কাউকে অবসরে পাঠানো হয়েছে, কাউকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেওয়া হয়েছে, অনেককে আপনার ট্রাফিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি জিনিস হচ্ছে যে আমি এই মুহূর্তে খুলনা আছি, আমি খুলনায় দেখেছিলাম খুলনার কিন্তু পরিস্থিতি একটি বিষয় হচ্ছে। এখনো কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আপনার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিন্তু এখনো গঠন হয়নি। আপনার গতকালকে আপনার বঙ্গভবনে কিন্তু আপনার যেখানে আলোচনা হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের রাইট যে স্যার। সাবেক যিনি গভর্নর ছিলেন আসছি আমি সালেউদ্দিন আমি আমি আহমেদ আসছি দাদা, আসছি একটু 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 পরে আসছি আমি।